बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। आज इस मौके पर जबकि पारिजात नासरा शर्मा जी का एक बेहतरीन उपन्यास जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसके बहाने आज हम रूबरू में हैं। चंद शब्द नासरा जी के लिए। नासरा शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने साहित्य लेखन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये पहचान उनके अपने रचित साहित्य से बनी जो उन्होंने उन मानदंडों को तोड़कर बनाई है जो पूर्व निर्धारित रहे, बने बनाए थे। इन्हीं मानदंडों की कसौटी पर उन्होंने अपने लेखन को नई दिशा प्रदान की। उनका यकीन कमरे में बंद होकर साहित्य सृजन करने के बनिस्बत उन लोगों के बीच जाकर उनसे सीधे सीधे साक्षात्कार करते हुए उनके सुख दुख का भागीदार बनकर किरदारों को सृजित करने में रहा। और यही वजह है कि उनका लेखन अपने समकालीन लेखकों से न सिर्फ जुदा है बल्कि एक अलग पहचान रखता है। नासरा शर्मा की कहानियों और उपन्यासों के किरदार ऐसे नहीं हैं कि सहज ही भुला दिए जाए। आपने हिंदी साहित्य को न केवल बहुत से जीवंत चरित्र दिए हैं बल्कि उन किरदारों को हमने अपने आसपास जीते हुए भी देखा है। वे हमारी संवेदना को झकझोरते हुए हमसे वार्तालाप करते हैं। कहानी और उपन्यास पढ़ने के बाद वे पात्र छूट नहीं जाते बल्कि बड़ी सहजता से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। कभी वे पात्र हमसे बातचीत करते नजर आते हैं और कभी किसी मुश्किल घड़ी में हल सुझाते नजर आते हैं। ऐसे अनगिनत पात्रों को नासरा शर्मा जी ने अपनी कलम से गढ़ा है, और गढ़ा ही नहीं है बल्कि उन्हें जिया भी है। नासरा जी की कहानियों और उपन्यासों के किरदार सरल, बहुआयामी और जुझारू होते हैं। इनकी शोधपरक दृष्टि उन पात्रों के साथ न केवल न्याय करती है बल्कि बहुत से मनोवैज्ञानिक तथ्य भी उजागर करती है। नासरा जी के अंदर समस्याओं से जूझने की बेपनाह ताकत और प्रतिबद्धता उनके साहित्य में स्पष्टता के साथ दृष्टिगोचर होती है। नासरा शर्मा की भाषा का बेबाकपन और अपनापन पाठकों को हमेशा बांधता रहा है। बोलचाल की भाषा के साथ साथ आमतौर पर प्रचलित मुहावरों को भी बगैर किसी लाग लपेट के रखना नासरा जी का खास अंदाज रहा है, जिसके चलते आपकी भाषा में किसी भी प्रकार की कोई बनावट नजर नहीं आती। नतीजतन एक खास शैली उभर कर आती है जो अपने समकालीनों से आपको अलग पहचान देती है। साहित्य में तमाम देशों की सीमाओं की दीवारों को ढाने में आपने जिस तरह के प्रयास किए हैं, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समरसता के साथ खड़ा हो सकता है, उसके उदाहरण पेश किए हैं। जहां हमने सीखा है कि सांस्कृतिक तौर पर एक देश की बनावट दूसरे देश के साथ किसी बाउंड्री या दीवारों से तय नहीं की जा सकती। देशों के बंटवारे से किसी देश की संस्कृति तय नहीं होती। संस्कृति कभी राजसत्ता या मुट्ठी भर लोग तय नहीं कर सकते। ये जनता के बीच उपजती है, पनपती है। नासरा जी के लेखन में देशों की सीमाओं के ढहते जर्जर किलों को हमने देखा है। ये वही किले हैं जिन्होंने मानवीय समाज को न केवल बांटा है बल्कि सोच का दायरा संकुचित भी किया है। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई वगैरह वगैरह, इन सब देशों के अंदर मानवीय रिश्तों की बहुपर्तीय संरचना को न केवल आपके तमाम उपन्यासों, कहानियों और लेखों के जरिए जाना है बल्कि हिंदुस्तानी समाज के साथ उन देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी समझने में बहुत मदद की है। एक अदीब जो अपनी प्रतिबद्धता के चलते उन मुल्कों में जाती है जो तीसरी दुनिया के देश हैं, वो मुल्क जो अपनी संस्कृति कलम से नहीं, आज के दौर में वो कलम से नहीं मशीन गनों से तय करते हैं, जहां दिन रात बम गोले गिरते हैं, जहां कोई भी महफूज नहीं, वहां एक अदीब जाती है जिसके पास अपने कलम के सिवा कुछ नहीं है। वो कलम सिर्फ कलम नहीं है,
जो शायद अपने अंदर के जुझारूपन से मुठभेड़ करते करते मर्जीना से ही संवाद करने लगती है। मर्जीना, याद है ना, तुम जो इल्म की प्यास लिए घूम रहे हो, इसका कहीं अंत है? इल्म की प्यास जिस दिन बुझ गई, समझो मेरा चिराग भी खामोश हो जाएगा। इस प्यास के सहारे ही जी रही हूं। मगर मर्जीना, आज तुम ये सवाल कैसे कर बैठे? कारण है, जानती हो उन 40 चोरों को जिन्हें मैंने गर्म तेल से मारा था, आज पूरे संसार में बिखर गए हैं। उन्हें ढूंढने के चक्कर में कहां कहां ठोकर खाओगी तुम? सारे संसार की मर्जीना, पहाड़, मैदान, हर कोने, हर गोशे की वो तुम्हारे 40 चोर अब इंसानों का घर नहीं, उनकी जिंदगियां लूटने लगे हैं। उन्हें ढूंढना और पकड़ना बहुत जरूरी है। तुम भी कमाल की हो, अकेली निकल पड़ी जोखिम भरे सफर पर बिना किसी हथियार के। मेरी हम बदन, हम बहन मर्जीना, तुम फिक्र न करो मेरी जान। हथियार से हथियार बंद मेरा हाथ है। तुम्हारे चाकू की तरह पहना तेज नुकीली धार वाला, जो कलेजों को चीर कर रख देने वाला है, ये कलम। पकड़ चुकी मेरी हिंदुस्तानी हमजाद उन चोरों को इस नन्ही सी कलम से। यकीनन उसी हिंदुस्तानी हमजाद ने न केवल उन चोरों को चिन्हित किया, बल्कि उनके साथ मुठभेड़ करते हुए, तमाम प्रलोभनों को दरकिनार करते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया। और अब पारिजात में उद्धृत आज चंद लाइनों के साथ नासा जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जाने क्यों शिकस्त का अजाब लिए फिरता हूं, मैं क्या हूं और क्या क्या ख्वाब लिए फिरता हूं। नासिरा जी, कल आपके वक्तव्य में एक वाक्य था, भूख केवल रोटी या जिस्म की नहीं होती, ज़हन की भी। इसे जरा विस्तार। पहले तो यहाँ आए अपने दोस्तों को मैं सलाम करती हूँ। सलाम का मतलब होता है शांति। और उसके बाद मैं जिस दुनिया में अशोक मुझे ले जाना चाहते हैं या ले जा चुके हैं, जो मैंने बसाई है, जिसमें ढेरों चिन्ह हैं, ढेरों घर हैं, ढेरों पेड़ हैं, उसकी सजावट, उसका रख रखाव सब मैं करती रहती हूँ। और जब कभी इस दुनिया के दुखों से भागना चाहती हूँ, तो सबसे खूबसूरत वो दुनिया मुझे पनाह देती है जो मेरी अपनी बसाई हुई है। और इसी में मेरे ख्याल से अशोक का जवाब भी वो है कि मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मेरा बैंक शायद सिक्कों से खाली रहे, लेकिन मेरी झोली जो है वो जीवन अनुभव से एकदम भरी रहती है। और मैंने वो सब कुछ सहा है, इतना ज़्यादा सहा है कि मैंने लुटते हुए घरों को भी देखा है, अपने घर की बर्बादी भी देखी है, और बिना गरीबी के भी भूख का एहसास किया है। हालात ऐसे आए, हालात ऐसे किए, और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे एज अ लेखक अगर बनाया है, तो अनुभव की जो दौलत है वो उससे मुझे माला माल किया। तो इसलिए जो मैंने कल बात कही, जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, कभी जन्नत और कभी दोज़ख। आपकी कहानियों के अधिकांश पात्र मेहनत कश हैं। सबीना के 40 चोर कहानी में एक छोटी लड़की है। ये छोटी लड़की कौन सी है जो आपकी हर कहानी में किसी ना किसी रूप में मिल जाती है? वो छोटी लड़की मैं हूँ। और
पता नहीं मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मूड खराब हो सकता है। मेरे बचपन का नाम छछूंदर था। उसकी वजह ये थी कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं पहुँचती नहीं थी, और ख़ासकर मेरे घर का जो तहखाना था, जब किसी से नाराज़ होती थी या वो, तो मैं एकदम तेज़ सीढ़ियों से उतरती हुई अंधेरे में जाके लाइट जलाती थी और एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप करते हैं बचपन में, और बाद में मैं देखती हूँ कि वो सारी चीज़ें फिर पलट के आपकी राइटिंग में आती हैं। जी, हिंदुस्तान के बंटवारे की पीड़ा को लेकर के आपका एक बेहतरीन उपन्यास आया है, जिंदा मुहावरे। मुझे लगता है झूठा सच यशपाल का और भीषम साहनी का तमस। जिंदा मुहावरे उससे आगे की कहानी कहता है, उससे आगे जाकर के व्यावहारिक लेवल पर बात करता है। इंसानियत और मोहब्बत की एक अनूठी दास्तान रचने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? देखो, एक बात बताएं कि हिंदुस्तान में एक क्लास है जो बड़े आराम से रहता है, और उस क्लास से चूंकि मैं बिलोंग करती थी, तो मैं ये कहूँ कि मैं फसाद का मैंने सब कुछ देखा, ऐसा नहीं। और ये भी कहूँ कि बंटवारे में हमारे ख़ानदान के लोग भागे पाकिस्तान, ऐसा भी नहीं। लेकिन चारों तरफ जो माहौल था बचपन से लेकर बड़ा तक, तो मुझे लगा कि जो चीज़ें नॉवेलों में लिखी गई, बंटवारा बहुत बड़ी बात थी, हिंदुस्तान का मामूली बात नहीं थी, तो उसमें जो दहशत थी, खून था, खराबा था, दिलों को चीर के बंटवारा किया गया था आंगन और घर का, वो तो सबने लिखा। लेकिन वो हिंसा कोई नहीं जान सकता था। जो जब मैंने लिखा तो 45 साल हो चुके थे, कि 45 साल में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने वो कौन सी हिंसा मानसिक रूप से झेली जो शब्दों द्वारा थी, वो कौन सी चीज़ें थी जिससे वो लगातार अपमानित रहे और फसादों के चपेट में आते रहे। और अजीब सी बात है कि इश्क का अंत तो यही होता है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे भी जो वतन परस्त थे, जो मोहब्बत की वजह से यहाँ पे रुक गए थे, वो लगातार अपने वतन से मोहब्बत करने के इनाम में बेइज्जती सहते रहे। इस नॉवेल में एक चैप्टर, अशोक तुमने देखा होगा कि एक चैप्टर कराची पे है और एक हमारे हिंदुस्तानी गांव पे है। तो उस कराची वाले निज़ामुद्दीन का जो कैरेक्टर था वो कितना तड़पता है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई तो कितने लोग फूट के रोए कि हम लोगों से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो बंटवारा रही। ऐसा है, ना इधर चैन ना उधर चैन, चैन किसी तरफ नहीं है। लेकिन शायद वक्त के साथ सुकून हमें मिले, कहा नहीं जा सकता। जी बताइए। कहाँ का बंगाल? हाँ, बंगाल के ऊपर बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बंगाली भाषा में लिखी गई होंगी, बांग्लादेश में लिखी गई होंगी, वो कितनी निकल के आई हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जितने लोग उजड़ के आए थे, जब मैंने उनकी नॉवेलें पढ़ी हिंदी में, तो यकीन जानिए कि हमारा और उनका गम तो कहीं पे बटा था ही नहीं। वही गम झेला है और वही गम हिंदुओं ने झेला है जो पाकिस्तान से उजड़ के आए। ऐसा नहीं है कि जिंदा मुहावरे, एक साहब हैं हरियाणा के, वो जिंदा मुहावरे में अपने को उसका कैरेक्टर मानते हैं, निज़ाम, और वो उनका नाम है गांधी जी, और वो निज़ाम की तरह ही ज़िंदगी जीते हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
जो चीज़ें हमें दस्तयाब नहीं होती हम सोचते हैं उस पर लिखा नहीं गया, लेकिन लेखन की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और हमारे यहाँ देखिए 20-22 तो वैसे हैं ज़बानें, और फिर बोलियां हैं, पता नहीं किसकी गठरी कहाँ पे बंद है जो हम नहीं खोल पाते हैं। यकीन मुझे याद है काफ़ी दिन पहले जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस टाइम पर जब आप उनसे इंटरव्यू लेने गई थी तो उन्होंने आपका स्वागत करते हुए ये कहा था कि आओ आओ नासिरा, तुम ही तो हो न्यू इंडिया। तो ये जो न्यू इंडिया जो कहा आपको, ये क्या है, इसको जरा। ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी क्योंकि तुम यंग हो, ये बताओ उन्होंने कहा क्यों था मुझे? मुझे लगता है कि न्यू इंडिया जो कहा था आपको, आप एक नई करवट देती हुई साहित्य की बुनावट में थी। एक नया देश उभर रहा था, नई पीढ़ी उभर रही थी, और उस पीढ़ी के साथ साथ मुझे लगता है कि मेहरुख जैसे करेक्टर जो ठीक रहे की मंगनी में, एक ऐसा करेक्टर जो कि खुलेपन की बात करता है, वैज्ञानिक चेतना की बात करता है हमेशा, तो वो एक नई अवधारणा के साथ न्यू इंडिया की संरचना करने वाला एक युवा पीढ़ी आ रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे ये कारण है। मैं नहीं जानती कि उनके दिमाग में क्या था, लेकिन अब तुमने सवाल पूछा है तो मैं सोचती हूँ कि जो मिला जुला मेरा नाम है, जो एकता और जो हिंदुस्तानियत निकलती है, ये इशारा उस तरफ ही था। और मुझे चूँकि रविवार स्पेशल इशू निकालना था और मुझे इंटरव्यू लेना था, और बड़ा तेज़ तर्रार में क्वेश्चन बना के गई थी कि ऐसे करूँगी ऐसे, और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई उन्होंने कहा आओ आओ नासिर, तुम ही तो नई इंडिया हो, और सुनो शर्मा जी कैसे हो, बच्चे कैसे। यकीन कीजिए मेरे पैर उखड़ गए और बड़ी देर तक मैं समझ में नहीं पाई कि इस आदमी की खिंचाई मैं करूं एज अ पत्रकार या ना करूं। और हुआ यही कि सवाल वहीं के धरे रह गए और हम उनके बचपन में चले गए और घरेलू बातें, तो वो एक तरह का अलग तरह का इंटरव्यू निकला। मुझे याद है अलीगढ़ में 83 की बात है ये, जब आपके ईरान पर लिखे हुए लेख सारिका में आ रहे थे, विशेषांक के अंदर खासतौर से, तब मैंने जब पढ़ा था पहली बार तो नासिरा शर्मा, मैं चौंका, नासिरा शर्मा। तो मैंने वहाँ के केपी सिंह जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहाँ उनसे पूछा कि ये नासिरा शर्मा कौन है। तो उन्होंने बताया इनके बारे में कि किस तरीके से वो ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर जिस तरह की चीज़ें जाके वहाँ पे लिख रही हैं, उसके बारे में सबसे पहली बात नासिरा शर्मा से मैं तब इंट्रोड्यूस हुआ। अब मैं आता हूँ 8वें दशक में, जो आपकी खासतौर से ठीक रे की मंगनी जो आती है किताब, इसमें मेहरुख जो पात्र है ये एक तीसरे घर की अवधारणा को रखता है, और रखता ही नहीं है बल्कि उसे अपनाता भी है। जो हमारे जो तत्कालीन सामाजिक ढांचा था उसको एक चुनौती थी कि तीसरे घर की बात, न उसके पिता की घर की बात, न उसके पति के घर की बात, एक तीसरा घर बनाने की बात। तो मेहरुख अपने अंदर ये जो ताकत पैदा कर पाई, वो कैसे पैदा कर? मुझे लगता है देखिए, औरतें जो हैं हमेशा से हमारे यहाँ भारत में और दुनिया के नक्शे में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल औरतें हमारे यहाँ हुई हैं और हैं, और बहुत ही जैसे कहते हैं मर्दाना वार वो बराबर से चलती रही हैं। लेकिन आज़ादी के बाद सरकारी योजना, हमारे परिवार की सोच में बदलाव, आगे बढ़ना, इस सब ने मेहरुख को पैदा किया है। मेहरुख यूं ही नहीं पैदा हो गई है। और एक अजीब सी बात थी कि जब मैं शादी के बाद 3 साल बाद लौटी तो मुझे लगा मेरी क्लास फेलो जितनी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं टीचर हो गई हैं, और उनकी जो नियुक्ति हुई है वो गांव में हुई है। और इस तरह की लड़कियों से भी हम मिले जो बहुत अच्छे घराने की थी, बहुत अच्छी स्टडी में जा सकती थी, विदेश भी,
उन्होंने गांव जाना पसंद किया। ऐसा नहीं है कि महरूख यूं ही हवा में आ गई। उस वक्त तो स्त्री विमर्श की भी बात नहीं थी, हंगामा जो यादव जी ने बाद में शुरू किया। क्योंकि हमारे यहाँ जो है अगर देखिए, ये नहीं कि मैं औरत हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ, औरतों का हमारे समाज में बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज या कल जो हमारे इतने शानदार मर्द दुनिया में आए और उनका कैरेक्टर बना, वो उसका निर्माण जो है एक इंजीनियर की तरह माओ ने किया, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन विदुषी में कह सकती हूँ उनको। ये कोई बात नहीं, ये मर्दानी ही ज़बान में बोल रही हूँ, क्योंकि हर मर्द चाहे वो अपनी बीवी को पीटता हो, नफरत करता हो, लेकिन माँ की मोहब्बत से मुक्त नहीं हो पाता है। माँ उसके साथ चलती रहती है। तो महरूख जो है आज़ादी के बाद की पैदाइश है जो हिंदुस्तान का समाज है, और महरूख जो है वो वक्त से पहले आ गई थी, इसलिए बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। और वो सारे पोर्शन जो दलितों के साथ बैठ के, तब तो दलित विमर्श भी नहीं था, लेकिन उसमें दलितों का बहुत बड़ा महरूख के साथ जो है वो ताना बाना बनता है जी। और मानी बात है कि उस वक्त बुनियाद पड़ रही थी कि पति और पिता के घर से अलग औरत की पहचान का एक घर बन रहा था, और ये सच था, ये सच था। और आज तो देखिए सामने है ही। शाल्मली उपन्यास की शाल्मली, क्योंकि ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और सात नदियाँ एक समंदर जो उपन्यास है आपका पहला, उसकी तैयबा, और ठीक रहे की मंगनी की महरूख, ये तीनों उपन्यास ही खासतौर से देखा जाए तो स्त्री प्रधान है, स्त्री इसमें लीडिंग भूमिका में है। तो क्या इन्हें स्त्री विमर्श के उपन्यास कहें या फिर बदलते समाज के संघर्ष की एक सशक्त गवाही? मैं तुम्हारी सवाल से जो दूसरी बात कही है उससे मैं एग्री करती हूँ। और अगर पहली बात लोग, क्योंकि मुझे अफसोस ये है कि आधे से ज़्यादा लोग बहुत ही आसान रास्ता अशोक मुझको पढ़ के बना लेते हैं कि इनको डाल दो खाते में स्तरीय विमर्श में। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, सच बताना, कि जो 4 नॉवेल इस सदी के शुरू में मैंने दिए हैं, अक्षयवट, उसका ज़हीर, और सिद्धार्थ जीरो रोड, और बात के 2 उपन्यास, उसका ये बता दो कि तुम उसको तुम पुरुष विमर्श में डालोगे? यकीनन नहीं। ये नहीं ना? नहीं। आप, मैं एक बात कहने वाली, पता नहीं ये खानों में बांटने का क्या है। जो साहित्य है वो खाने की थाली नहीं है कि आप कटोरी कटोरी सजा के और पेश करें। साहित्य एक मेन धारा है, न औरत है, न मर्द है, न छोटा है, न बड़ा है। वो आर्ट है, और अगर आर्ट की दुनिया में उस कसौटी में कोई चीज़ पूरी उतरती है तो वो साहित्य भी है, कलाकृति भी है। पता नहीं तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और मुझे इस बात से बड़ा रंज पहुंचता है जब